हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो आगे की बात करने जा रहे हैं। कहाँ तक अपन ने कर लिया था? अपन ने कुछ सेक्शन पढ़ लिए थे 17 तक। सेक्शन 1 क्या था, इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 में क्या थी, डेफिनेशंस थी। बायर की डेफिनेशन, सेलर की पढ़ी अपन ने, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। सेक्शन 3 क्या था? सेक्शन 3 में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो कुछ उसके एसेंशियल कंडीशन है वो भी यहाँ पे लगती है। सेक्शन 4 सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में डिफरेंस क्या है। सेल क्या है, इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है किसका, ओनरशिप का, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, फ्यूचर में होगा या फिर कोई एक कंडीशन फुलफिल करने पे होगा। सेक्शन 5 क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाता है। सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग गुड्स किसे कहते हैं, फ्यूचर गुड्स किसे कहते हैं। सेक्शन 7 गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ही पेरिश हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा। और एग्रीमेंट टू सेल बन गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही क्या हो गया, गुड्स पेरिश हो गई। और सेक्शन 8 था। सेक्शन 12 क्या था कि कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। कंडीशन क्या होता है, मैन पर्पज, इसेंशियल टू मैन पर्पज, जो उस मैन उद्देश्य के कारण, जिसके कारण वो खरीदी गई है, अगर वो पूरा नहीं करती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, जबकि वारंटी में ऐसा नहीं होता है। सेक्शन 13 कंडीशन को कब वारंटी ट्रीट किया जाता है कि मैंने कोई चीज़ खरीदी थी तो मैंने दुकानदार को कह दिया कि नहीं यार मुझे इसको चेंज मत करके दो, तुम इसी को ठीक करके दे दो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन वारंटी के ट्रीट की जाती है। और सेक्शन 14 to 17 में क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन के अपन ने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, बाय डिस्क्रिप्शन, बाय सैंपल, ठीक है, वॉलसमनेस, बहुत सारी चीज़ें अपन ने उसमें पढ़ी थी। अब अपन है ना अब हम बात किसकी करेंगे, इम्प्लाइड वारंटी की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एक्ट को आज अपन ख़त्म कर सके। तो शुरू करेंगे अपन। जैसे इम्प्लाइड कंडीशन थी वैसे इम्प्लाइड वारंटी बात की थी हमने, दोबारा करते हैं। सबसे पहले तो इम्प्लाइड का मतलब समझते हैं। देखिए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड ऑफर होता है और एक होता है एक्सप्रेस्ड ऑफर। इम्प्लाइड का क्या मतलब होगा कि उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ में पहले से ही वो उसके अंदर बात छिपी हुई है, उसको अपने को कहने की ज़रूरत नहीं है। जबकि एक्सप्रेस में क्या होगा, इसमें आपको कहना पड़ेगा वर्ड्स में, ठीक है, या तो ओरली आप कह दो या रिटर्न में, तो ये तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। जबकि इम्प्लाइड में क्या होता है कि उसमें पहले से बात वो है, उसको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। वारंटी में क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, नहीं, वो कब होता है, जब कंडीशन में। यहाँ पे क्या कर सकता है बायर, क्या कर सकता है, केवल सू कर सकता है, केस कर सकता है, किस पे, सेलर पे। इम्प्लाइड वारंटी 4 प्रकार की इसमें बताई गई है। सबसे पहले अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। देखिए, कह ही रहा है कि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैंने ये पेन खरीदा है, तो इस पे मैंने क्या किया, मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा इस पेन को खरीदने के बाद। कोई दूसरा आके मुझको ऐसे नहीं बोलेगा ये पेन मेरा है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना कि अरे यार मैंने तो पैसे दे के खरीदा, तू कैसे कह रहा है मैंने तो उससे खरीदा है, मैंने तो राम से खरीदा है, यहाँ रमेश आके कह रहा है कि ये पेन मेरा है, तो मुझे क्या होगा, अब पोजीशन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि क्या होना चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन होना चाहिए। मतलब मैंने जो चीज़ खरीदी उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर करेगा तो मैं केस कर दूंगा जिससे खरीदी है उससे। दूसरा, किसी भी चार्ज या एनकम्ब्रेंस से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखो, ए सेलर था, उसने क्या है, बी को क्या है, बायर को सेल कर दी अपनी मारुति 800, कितने में, 20,000 रुपये में। अब इस ए ने क्या कहा बी को कि यार ये तू कल ले जाना, आज मुझे कहीं जाना है, तू कल इसको लेके चले जाना। और फिर क्या किया, इसने इसको सेल कर दिया, किसको, सी को। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये चार्ज से फ्री नहीं रही, तो बी क्या कर सकता है, ए के ऊपर केस कर सकता है। थर्ड कंडीशन, क्वालिटी और फिटनेस एज ट्रेड यूजेज।
देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल से समझते, जैसे मान लीजिए मिंत्रा है या फिर अपन कोई हम किसी लोकल शॉप पे गए और हमने कोई जैसे मान लीजिए एक जीन्स खरीदी, तो ऐसा होता है ना कि अरे आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो रिटर्न कर दीजिएगा। मिंत्रा से अपन कुछ मंगवाते हैं, अगर अपने को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही हो, अपने पे फिट नहीं बैठ रही हो वो जीन्स, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। एक रिटर्न पीरियड होता है, उसके अंदर रिटर्न कर सकते हैं। तो ये यही कहना चाहता है कि क्वालिटी और फिटनेस क्या है, एज ट्रेड यूजेज। हमने खरीदा, उसको रिटर्न कर सकते हैं अपन एक टाइम पीरियड के अंदर। चौथा क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अभी क्या किया, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने क्या है, बिकाजी क्या है, रसगुल्ला आता है, उसका एक डिब्बा मंगवाया, ठीक है। अब उस पर क्या है, वो आजकल, पहले क्या करता था, लोहे का डिब्बा आता था, अभी भी आता है लोहे का डिब्बा, उसके ऊपर ऐसा एक लोहे का वो आता है, कवर आता है। अब अगर है ना, जो मैं इसको निकाल रहा हूँ और मेरे लग जाती है, और इस रसगुल्ले के डिब्बे पे अगर वो मेंशन नहीं है, यहाँ पे वो मेंशन करेगा क्या, कि जब अगर आप ये डिब्बा खोले तो ध्यान से खोले, आपको लग सकती है, तो डेंजरस नेचर उसने क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। अगर वो नहीं करता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मैं बायर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन पे क्या कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ कि आपने मुझे डेंजरस नेचर बताया ही नहीं, इसलिए मेरे लग गई। या फिर जैसे मान लो पटाखे हैं, पटाखे खरीदते हैं तो वो बताते हैं ना कि उसको ध्यान से जलाना, ऐसा बताते हैं। वो आगे की जो एक वो ऐसे बत्ती सी आती है, उसको आगे से अपन रब करके हल्का सा निकाल लेते हैं कागज वाला, फिर जलाते हैं। तो वो क्या है, डेंजरस नेचर क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर शू कर सकते हैं। तो इम्प्लाइड वारंटी 4 प्रकार की, कोई सी अनडिस्टर्ब पोजीशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम चार्ज होनी चाहिए, तीसरा क्वालिटी और फिटनेस ऑफ ट्रेड यूजेज होना चाहिए, और चौथा क्या था कि डेंजरस नेचर क्या है, डिस्क्लोज करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक इसमें दिया हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट-एम्प्टर क्या होता है, तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, 2 स्टार मार लेना इस पे। इसका मतलब बस इतना ही है कि जो बायर है उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट द बायर बिहेवियर, मतलब बायर को ही क्या करना है, बायर ही रेस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी गुड्स परचेज करेगा उसके लिए सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ गुड्स, बायर को किस टाइप की गुड्स चाहिए, उसका क्या पर्पस है, उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल होगा, सेलर को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। अगर गुड्स डिफेक्टिव हो जाए, बायर ने जिस पर्पज के लिए खरीदी उस पर्पज में फिट नहीं हो, और ये क्या है, ये सिर्फ बायर के स्किल और जजमेंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यही है कि सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, बायर होगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे सेलर भी रेस्पॉन्सिबल होगा, जहाँ पे सेलर भी रेस्पॉन्सिबल होगा। पहला पॉइंट है उसमें कि अगर बायर ने क्या किया, सेलर को पर्पस बता दिया, नॉन द पर्पस, कि मुझे इस काम के लिए, जैसे बात कर रहे थे ना एक, कि मैं ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ क्या बारिश बहुत होती है, तो मुझे क्या चाहिए थी, वाटरप्रूफ वॉच चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, सेलर को पर्पस बता दिया, फिर सेलर ने मुझे जो दिया मैंने उसकी स्किल और जजमेंट पे क्या किया, विश्वास कर लिया, बिलीव ऑन स्किल और जजमेंट ऑफ सेलर। तीसरा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब सेलर का काम ही वही है, वो क्या करता है, घड़ी बेचता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरी घड़ी खराब निकल आती है, अगर मेरी घड़ी खराब निकल आती है तो मैं सेलर को वापस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेलर रेस्पॉन्सिबल हो गया। दूसरा, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। मैं एक शॉप पे गया और मैंने कहा कि मुझे सिम्फनी का कूलर चाहिए, क्या चाहिए, सिम्फनी का कूलर चाहिए। तो वहाँ पे जो सामने वाले जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि सर सिम्फनी का क्या करोगे आप, कूलर लेके, यहाँ पे ए एंड कंपनी का कूलर है जो हमारे यहीं पे बनता है, लोकल ब्रांड है, आप ये लीजिए। अगर आप सिम्फनी का कूलर ख़राब हो जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ये कूलर देता हूँ, आपको 1 साल की वारंटी भी इसमें एक्स्ट्रा देता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, सिम्फनी का क्या किया, कूलर ख़रीदा।
तो फिर क्या सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मैंने ब्रांड के नेम से कूलर खरीदा है। तीसरा, अगर सेल किया डिस्क्रिप्शन से, जो सेलर ने मुझे डिस्क्रिप्शन बात कर चुके अपन कंडीशन में, सेलर ने डिस्क्रिप्शन बताया था, अगर उससे अलग निकला तो फिर क्या होगा? सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। सैंपल और बल्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। सैंपल और डिस्क्रिप्शन बात की थी लैपटॉप की, कि लैपटॉप पड़ा था तो देख लिया कि ये तो भाई सैंपल है। डिस्क्रिप्शन उसके पास उसका क्या लग रहा था, एक वो प्रिंट आउट लग रहा था, उसमें उसके सारे फीचर्स दिए हुए थे। तो जब मुझे जो न्यू ब्रांड लैपटॉप दिया गया वो भी वैसा ही होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो सेलर रेस्पॉन्सिबल है। मर्केंटेबल क्वालिटी बात हुई थी कि फ्रिज का काम क्या है? बर्फ़ जमाना। एसी का काम क्या है? ठंडा करना। अगर वो वही काम नहीं कर रहा है तो फिर उसका क्या यूज़ है? ट्रेड यूजेस बात हुई अभी कि मिंत्रा से मैंने मंगवाया, मेरे फिट नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, अगर वो वापस नहीं लेता है तो कौन अगर वो ख़राब निकला तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेलर रेस्पॉन्सिबल है। और एक्टिवली कॉन्सिल डिफेक्ट और फ्रॉड, सेलर ने क्या किया कि छुपा लिया। सेलर ने क्या किया, मैं एक शर्ट लेने गया था तो उसमें एक ऐसा मतलब दाग लग रहा था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सेलर को पता था। लेकिन सेलर ने क्या किया, जानबूझ के छुपा लिया। या फिर उसने क्या कर दिया, कुछ ऐसा फ्रॉड कर दिया कि फटा हुआ शर्ट मुझे दे दिया। तो उस कंडीशन में भी कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये 8 कंडीशंस है जहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेलर रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या कहता है कि बायर को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोई भी चीज़ वो खरीदता है, कोई भी गुड्स खरीदता है, उसमें सेलर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इन 8 कंडीशन में किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही होगी। आया होगा समझ में? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात है, वो छोटी सी बात है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। समझना कि जो रिस्क होता है वो प्राइमे फेशिया मतलब क्या होता है कि अपन जब फर्स्ट बार देखेंगे तो वो किसका रिस्क होता है? तो रिस्क हमेशा होता है ओनर का, जिसके पास प्रॉपर्टी है। रिस्क कौन करेगा? अगर कोई डैमेज हुआ या कोई लॉस हुआ तो वो कौन भरेगा? ओनर भरेगा। सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 एग्जाम्पल है, सुनो। ए सेलर था, उसने अपनी कार बेच दी बी को, तो बी क्या ओनर हो गया क्या? बेच दी उसने, प्रॉपर्टी का क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या किया कि ग्लास तोड़ दिया इस कार का, किसने? सी ने। तो अब जो लॉस है वो कौन लॉस किसका होगा? ए का होगा क्या? ए क्या ओनर है क्या? इसने तो बेच दी, ओनर कौन है? बी है। तो लॉस किसका हुआ? बी का। सी कौन है? सी एक थर्ड पर्सन है, वो इससे वसूल सकता है, वो बात अलग है। लेकिन अभी लॉस किसका हो गया? ओनर का हो गया। कि ए का हुआ क्या? नहीं हुआ। सेम कंडीशन है दूसरी की, ए ने कार बेची बी को, लेकिन क्या हुआ कि बी को क्या गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो बी ने क्या कहा कि यार मैं अपने एक दोस्त को लेके आता हूँ गाड़ी चलाने के लिए। तो पोजीशन किसके पास है? अभी भी ए के पास है, लेकिन ओनर कौन है? ओनर कौन है? ओनर है बी। तो इस कंडीशन में भी वही सी ने क्या कर दिया? कांच को पत्थर देके तोड़ दिया। सी ने क्या किया? पत्थर मार के कांच को तोड़ दिया, आगे वाले ग्लास को। इस कंडीशन में बर्डन ऑफ लॉस किसका होगा? क्या ए ओनर है क्या? नहीं है। बी ओनर है क्या? यस। सी ओनर है क्या? नहीं। तो बर्डन ऑफ लॉस किसका होगा? दोनों कंडीशन में किसका होगा? बी का ही होगा। इस कंडीशन में क्या है कि पोजीशन नहीं है, कोई बात नहीं, पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है अपने को लेना देना किससे है? ओनरशिप से। उसका ओनर कौन है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो गया, ओनर कौन बना है? जो ओनर बनेगा उसी का रिस्क होगा। सीधी सी बात है, समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वही जो अपन ने बात की थी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना और प्रॉपर्टी को पास करना बात एक ही है। ये 4 तरह से हो सकती है कि अगर स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स है तो उसके लिए सेक्शन 19 से 22 दिया हुआ है। अगर अनअसर्टेन गुड्स है तो सेक्शन 23। गुड्स भेजी गई है ऑन अप्रूवल, ऑन सेल,
और रिटर्न के लिए सेक्शन 24 और राइट ऑफ डिस्पोजल के लिए सेक्शन 25। तो इन सेक्शनों की अपन क्या है बात करेंगे धीरे धीरे। सेक्शन 19 में क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कब, जब पार्टियां इंटेंट में, जब पार्टियों की इच्छा होगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर दोनों पार्टियां एग्री है तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर एक एग्री है और एक डिसएग्री है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड व्हेन पार्टीज इंटेंड टू मेक, पार्टियों की इच्छा होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेक्शन 20 से 22 को एक अगली वाली स्लाइड में खत्म करने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट की बात कर ले, स्पेसिफिक या फिर असर्टेन्ड गुड्स की। सेक्शन 19 बात कर चुके हैं, 20, 21, 22 तीनों की एक साथ बात कर लेते हैं। तीनों किससे रिलेटेड हैं, स्पेसिफिक गुड्स से। 20 में क्या कहा गया है, एग्जाम्पल लो, मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा कि मुझे एसी चाहिए। उसने क्या कहा कि हाँ पेमेंट कर दो मैं आपको भिजवा दूंगा, तो उसने एसी क्या भिजवा दिया मुझे। तो गुड्स क्या डिलीवरेबल स्टेज में थी, क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना और प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना और प्रॉपर्टी क्या पास हो गई, क्या दुकानदार से मेरे पास आ गई। तो यही वाली बात है पहला सेक्शन 20 का, डिलीवरेबल स्टेट। दूसरा, पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स को क्या करना है, डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। कैसे, आप केक लेने गए तो केक को बॉक्स में पैक करके देगा ना, या ऐसे ही दे देगा लो भाई ले जाओ, बताओ, बॉक्स में पैक तो करके देगा, या ऐसे बाहर से उठा के देता है कि ले जाओ आपकी इच्छा हो। वैसे वही रसगुल्ले वाली बात, एक रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है, ठीक है, इसका भी बड़ा मुद्दा चलता है, उसके बाद फिर कभी कर लेंगे। तो कुछ भी लेने गया मैं तो मुझे ऐसे थोड़ी हाथ में दे देगा, मुझे हाथ में नहीं देगा ना, वो पैक वैक करके देगा। तो वही है कि डिलीवरेबल स्टेट में लाना है मतलब उसको पैक करके देना है, और ये बायर को नोटिस करवाना है, मुझे दिखाना उसको। उसने मुझे दिखाया कि ये देखो आपके सामने पैक करके दे रहा हूँ, डिलीवरेबल स्टेट में लाए पैक करके दिया, तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी पास हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। 22 में क्या है कि डिलीवरेबल स्टेट में तो है, मतलब ये वाली कंडीशन तो है, लेकिन सेलर को क्या करना है, प्राइस असर्टेन करनी है। मतलब अभी उसको क्या है, प्राइस का पता नहीं है। अगर उसने प्राइस असर्टेन कर ली और बायर को नोटिस करवा दिया तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी पास हो गई इस कंडीशन में। इसका एग्जांपल देख लो, वीट, बहुत सारा गेहूं पड़ा था, ठीक है, ऐसे पड़ा था खुले में। अब क्या की गई, इनकी बोरियां बनाई गई 100-100 किलो की, ठीक है, 10 बोरियां बनी, 1000 किलो हो गया। तो उसने कहा 1 किलो कितने, 30 रुपये, तो कितने हो गए, 30,000 रुपये। वही वाली बात है, असर्टेन कर ली प्राइस उसने बोरियों में भर के, वो वाली बात है। तो असर्टेन हो गई और बायर ने उसको क्या नोटिस कर लिया, जो 100-100 किलो की बोरियां तुलवाई 10, वो बायर ने क्या है देख ली, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया और प्रॉपर्टी क्या हो गई, पास हो गई। तो स्पेसिफिक गुड से रिलेटेड ये 4 सेक्शन। 19 में कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब दोनों की इच्छा होगी। 20 में डिलीवरेबल स्टेट में है। 21 में क्या कह रहा है कि लाना है डिलीवरेबल स्टेट में। 22 में क्या कह रहा है, डिलीवरेबल स्टेट में तो है लेकिन प्राइस को क्या है अभी निश्चित करना है, प्राइस का पता नहीं है, हुई और क्या होगा, ट्रांसफर। सेक्शन 18 की बात करेंगे। सेक्शन 18 है अनअसर्टेन गुड्स की। क्या कह रहा है सेक्शन 18 कि जो अनअसर्टेन गुड्स हैं, मतलब जो स्पेसिफिक गुड्स नहीं है, अभी छांटी हुई नहीं है, बहुत सारी पड़ी है, वो अनअसर्टेंड, उनमें से एक अपन ने सेलेक्ट कर ली तो क्या हो गई, वो असर्टेंड हो गई। तो असर्टेंड गुड्स की प्रॉपर्टी कब पास होगी, जब गुड्स हो जाएगी सर्टेंड। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक लैपटॉप खरीदने गया, 10 लैपटॉप रखे थे, सेम डिस्क्रिप्शन के थे, तो उनमें से मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, तो एक लैपटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो वो क्या सर्टेंड हो गया, क्या असर्टेंड हो गया ना। वही वाली बात करें, प्रॉपर्टी कब पास होगी, जब गुड्स क्या हो जाएगी, असर्टेंड हो जाएगी। इसी से रिलेटेड बात है सेक्शन 23 में, उन्हीं असर्टेंड गुड्स की, प्रॉपर्टी कब पास होगी, जब गुड्स हो जाएगी असर्टेंड और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। वही 10 लैपटॉप थे,
या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, मैं एक शॉप पे गया नमक की पैकेट लेने। कौन से नमक की पैकेट चाहिए थी मुझे? टाटा सॉल्ट चाहिए था। कौन सा? टाटा का ही साल्ट खाना था मुझे। बहुत सारी पैकेट पड़ी थी तो वो अनअसर्टेंड थी, उसमें से उसने एक पैकेट मुझे ला के दे दी, तो वो क्या हो गई? असर्टेंड हो गई। तो क्या अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है? तो गुड्स असर्टेंड तो हो गई। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि वो जो टाटा नमक उसने मुझे दिया है उस पे सेलर का कोई अभी क्या नहीं होगा, सेलर का उस पे सेलर की ओनरशिप नहीं रहेगी। ये दो होता है, अनकंडीशनली, कंडीशनली। कंडीशनली में क्या होता है कि जैसे कोई भी गुड्स है उसको अपन ने तैयार कर लिया, डिलीवरेबल स्टेट में ले आए और भेज दिया। जैसे मुंबई से जयपुर भेज दिया, एक ट्रक में डाल के सेलर ने बायर के लिए जो भी उसने गुड्स मंगवाई थी, साथ में उस ट्रक ड्राइवर को क्या कहा कि ये गुड्स उसको तब देना जब वो तुझे चेक दे दे, जब वो तुझे इतने अमाउंट का 1 लाख रुपए का चेक दे दे तो उसको वो गुड्स क्या करना, उसको देना, नहीं तो नहीं देना है। तो उसका वो क्या हो गया? वो हो गया कंडीशनली। उसमें क्या है, जो पोजीशन, जो ओनरशिप है वो किसने रख ली? सेलर ने रख ली। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलर ओनरशिप नहीं रखता है। तो गुड्स को क्या हो गया? असर्टेंड हो गई, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो गई। तो ये नीचे वही कह रहा है कि सेलर ने क्या किया, गुड्स को डिलीवर कर दिया, या तो बायर को, उसके बेली को, या कैरियर को, किसी को भी डिलीवर कर दिया। क्यों? ताकि वो ट्रांसफ़र हो जाए बायर के पास, और उसका क्या है, उसने कह दिया है कि इस पे मेरा अब कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो कंडीशनली में क्या आ रही थी? पैसे की बात आ रही थी। यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं है, दे दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन, और पोजीशन क्या, ओनरशिप क्या है, सेलर ने अपने पास नहीं रखी। जबकि कंडीशनली में क्या करता है, वो अपने पास रखता है। तो इस सेक्शन का सब सेक्शन 1 और 2 अनअसर्टेंड गुड्स के बारे में। अब सेक्शन 24 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 24 कह रहा है कि गुड्स भेजी गई अप्रूवल के लिए, या फिर सेल के लिए, या फिर रिटर्न के लिए। इसमें देखिए कि सेलर ने बायर को गुड्स भेज दी, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कब होगा? पहला, या तो बायर क्या है, अप्रूवल दे दे। अप्रूवल का क्या मतलब है कि कुछ भी आया, मैंने एक फ्रिज मंगवाया, शॉपकीपर ने मेरे पास भेजा, मैंने उसको रख लिया। रख लिया मतलब क्या हो गया? अप्रूवल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। दूसरा, मैंने उस गुड्स को रिटेन कर लिया, जो एक्सपायर होता है टाइम। जैसे मिंत्रा से कोई चीज़ मंगवाई तो 10 दिन का है, फ्लिपकार्ट से मंगवाई तो 7 दिन का है। तो जो भी उसने कहा, जैसे फ्लिपकार्ट से मंगवाई कि 7 दिन में रिटर्न करनी है, मैंने रिटर्न नहीं की, या फिर एक रीज़नेबल टाइम तक। अगर और कोई एग्जांपल लेते हैं, उसने कहा था कि 1 महीने के अंदर रिटर्न कर देना, मैंने नहीं की, तो मैंने रिटेन कर लिया गुड्स को, तो प्रॉपर्टी क्या पास हो जाएगी मेरे पास। मैं क्या हो जाएगा? मैं उसका ओनर हो जाऊंगा। तीसरा, कुछ भी ऐसा किया जिससे लग रहा है कि उसका एक्सेप्टेंस हो गया। मैंने कार खरीदी, मैंने कार खरीदी थी सेलर से, ठीक है, बायर था मैं। अब मैंने ये क्या कर दिया, इसको बेच दी। किसको? सी को। तो क्या एक्सेप्टेंस नहीं है? मैंने सी को तभी तो बेची जब मुझे ऐसा, मैंने मान ली नहीं कार मेरी है, तभी तो मैंने इसको सी को बेची। तो ये क्या दिखा रहा है कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइम पे भी ओनर कौन है? मैं हूँ। तो प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी को पास माना जाएगा। एक बात और कही गई है इसमें कि सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये वो मीज़ो, पता नहीं कौन कौन से ऐप चल रहे हैं, पेटीएम। आपने किसी से भी कुछ मंगवाया तो वहाँ ऑप्शन आता है कैश ऑन डिलीवरी आता है। तो राकेश ने कहा कि अमेजन से शूज़ मंगवाए थे कैश ऑन डिलीवरी के लिए, अगर वो पे कर देगा तो वो उसका ओनर हो जाएगा, प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। और पे नहीं करेगा तो अमेजन वाले क्या है, वापस ले जाएंगे अपने शूज। तो ये हो गया सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न।
अब सेक्शन 25 की चलेंगे, जिसका क्या नाम है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। 25 सेक्शन क्या कह रहा है कि जो गुड्स का डिस्पोजल का राइट है वो रिजर्व कौन रख रहा है, सेलर रख रहा है। उसके अपन ने बात की थी अभी, क्या कहते थे उसको, कंडीशनली अप्रोप्रिएशन। तो वही कह रहा है कि एग्जांपल दे रहा है कि एक्स सेलर है, इसने वाई बायर को क्या किया कि फर्नीचर भेजा, और इसने क्या किया, फर्नीचर भेजा एक ट्रक में, और उस ट्रक का ड्राइवर किसका, एक्स का एम्प्लॉय था। इसने क्या कहा इसको कि तू बी से चेक ले लेना बायर से, कितने का, 20,000 रुपये का। अगर वो दे दे तो इसको पे कर देना, अगर वो 20,000 रुपये का चेक पे कर दे तो उसको फर्नीचर दे देना, नहीं तो क्या करना, वापस ले आना। तो ये क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, इसको जो गुड्स के डिस्पोजल का मतलब जो गुड्स की ओनरशिप है वो क्या है, अपने पास रखी। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई कि गुड्स कैसी होनी चाहिए, एक तो असर्टेन्स या अपन कह सकते हैं उसको स्पेसिफिक गुड्स होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, कंडीशनली अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए। तो वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर सेलर ओनरशिप रख रहा है तो ये दोनों कंडीशन आती है। तो दो अप्रोप्रिएशन पढ़ लिए सेक्शन 23 और सेक्शन 25 में। सेक्शन 23 में अनकंडीशनली अप्रोप्रिएशन किसके लिए, अनसर्टेन गुड्स के लिए, और राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास नहीं होता है। जबकि सेक्शन 25 में क्या होता है, कंडीशनली अप्रोप्रिएशन होता है, असर्टेन गुड्स के लिए होता है, वो अनअसर्टेन के लिए होता है, जिसको स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। और इसमें राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास रहता है, सेलर के पास रहता है। मतलब ओनरशिप किसके पास रहती है, सेलर के पास रहती है, बायर को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। जबकि इसमें क्या किया जाता है, बायर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ओनरशिप सेलर के पास नहीं रहती है। तो ये अपना हो गया राइट ऑफ डिस्पोजल, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन समझ में आया होगा। सेक्शन 26 के तरफ बढ़ते हैं। 76 पढ़ चुके हैं, रिस्क प्राइमा फेशिया पासेज विथ प्रॉपर्टी। जिसकी प्रॉपर्टी रिस्क उसका, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ओनरशिप मतलब रिस्क। तो जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क, रिस्क फॉलो ओनरशिप। सिंपल सी बात है, दो एग्जाम्पल से बात की थी वही है। सेक्शन 27 से 30 ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। तो एक देखो लाइन लिखी हुई है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि द सेलर कैन नॉट ट्रांसफ़र टू टाइटल, सेलर कैन नॉट ट्रांसफ़र टू द बायर ए बेटर टाइटल ही हिमसेल्फ हैज। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर सेलर ओनर नहीं है किसी चीज़ का, अगर सेलर ओनर नहीं है किसी चीज़ का तो वो टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो वो किसी और को ओनर बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। अगर वो खुद ओनर है तो वो ओनर बना सकता है, अगर वो खुद ओनर नहीं है तो ओनर नहीं बना सकता। इसका मतलब यही है। अगर सेलर क्या है, ओनर नहीं है गुड्स का, तो बायर भी क्या है, ओनर नहीं है। और अगर सेलर ओनर है तो उसने बायर को बेची तो बायर भी क्या है, ओनर बन गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने क्या किया, बी को बेच दिया। क्या, एक चोरी का फ़ोन था, वो बी को क्या है, बेच दिया। तो क्या वो ए का फ़ोन था क्या, ए उसका ओनर था क्या, नहीं था। तो बी क्या उसका ओनर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वो फ़ोन किसका था, सी का था। सी बी से चाहे जब वो फ़ोन वापस ले सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जहाँ पे नॉन ओनर होके भी वो बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है परचेज़र को। मतलब सेलर ओनर नहीं है फिर भी वो क्या है, बेटर टाइटल ट्रांसफ़र करेगा। उसके एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो ये था ना, नॉन ओनर कैन कन्वे ए बेटर टाइटल टू ए बोनाफाइड परचेज़र। बोनाफाइड परचेज़र को अपन कह सकते हैं इनोसेंट परचेज़र। उसको पता नहीं रहता है कि वो जिस सेलर से ख़रीद रहा है चीज़ वो उसकी है या नहीं है। अगर उसको ऐसा पता नहीं रहता है तो वो हमेशा बेटर टाइटल प्राप्त करता है। देखो पहला है इसका, इसमें 7
7 कंडीशंस है, 7 टाइप्स दिए हुए। पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। कोई एजेंट है वो सेल कर रहा है, उसके पास क्या गुड्स है उसके पोजीशन में, लेकिन उसमें ओनर का कंसेंट है। जैसे एक फ़ोन था, तो मैंने क्या किया, एक दुकानदार था उसको दे दिया, यार ये मुझे ये फ़ोन बेचना है, ये तुम्हारे पास रख लो। तो एक तरह से वो एजेंट हो गया, उसके पास पोजीशन है, लेकिन मैं ओनर हूँ तो मेरा कंसेंट है ना इसमें। तो ये अगर इसको बेचेगा तो जो खरीदेगा, जो बायर होगा, उसको बेटर टाइटल मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि ओनर का इसमें कंसेंट है। अगर नहीं होता तो फिर नहीं मिलता। दूसरा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब उसका काम ही यही है, वो इसी तरह का खरीदने बेचने का काम करता है, तो भी बेटर टाइटल मिलेगा। और तीसरा, बायर ने परचेज किया गुड फेथ में, उसको पता नहीं था कि वो जो सेलर है उसका है या नहीं है, तो भी क्या होगा, बेटर टाइटल मिलेगा। दूसरी कंडीशन, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। एक टीवी है, उसके 3 ओनर है, ए बी सी, लेकिन टीवी किसके पास है, ए के पास है, बी और सी की कंसेंट के साथ। तो ए ने टीवी क्या कर दिया, रमेश को सेल कर दिया। तो रमेश को नहीं पता था कि ये टीवी ए की है या ए बी सी की है। रमेश को क्या पता था कि ये टीवी ए की ही है, तो रमेश को क्या है, बेटर टाइटल मिलेगा, मतलब वो उसका ओनर बन जाएगा। तीसरा, सेल बाय ए पर्सन पोजीशन इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसमें क्या हुआ कि एक्स के पास डायमंड रिंग थी, तो वो क्या है, वाई ने फ्रॉड करके ले ली, या फिर उसको डरा धमका के ले ली। अब वाई ने क्या कर दिया, उसको जेड को बेच दिया। अगर ये इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो डरा धमका के जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वाई ने जेड को बेचा, उससे पहले अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया होता तो जेड को बेटर टाइटल नहीं मिलता। दोबारा समझना कि अगर वाई ने जेड को बेचा, उससे पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट जो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्स चाहे तो उसको क्या कर सकता था, कैंसिल कर सकता था। अगर नहीं किया और वाई ने जेड को बेच दिया कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के पहले, तो जेड इसका क्या है, बेटर टाइटल मिलेगा। क्योंकि ये कौन है, ये इनोसेंट बायर है, बोनाफाइड बायर जिसको कह सकते हैं। इसको ये पता थोड़ी है कि वाई ने है ना जो एक्स के सिर पे बंदूक रख के, गन रख के, उसको डरा धमका के या फिर फ्रॉड करके वो डायमंड रिंग ली है। तो 3 कंडीशन तो हो गई, कोई एजेंट बेच रहा है, जॉइंट ओनर बेच रहा है, या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है उसको बेचा जा रहा है। 4 कंडीशंस और है, उसकी बात और कर लेते हैं। चौथी कंडीशन है कि सेल बाय वन वो ऑलरेडी सोल्ड बट हैव पोजीशन। बात कर चुके हैं पहले भी कि एक्स ने क्या है कि वाई को कार बेच दी थी, लेकिन कहा था कि यार तू कल ले जाना, मैं आज घूमने जा रहा हूँ, और फिर क्या कर दिया इसने, जेड को बेच दिया। तो जेड को पता नहीं था कि ये कार एक्स पहले ही बेच चुका है, तो जेड को इनोसेंट बायर है, इसलिए इसको बेटर टाइटल मिलेगा। नेक्स्ट, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बट नॉट ओनरशिप। एक्स ने वाई को टीवी बेची इंस्टॉलमेंट में कि 12 इंस्टॉलमेंट में तुम ये पे कर देना। तो वाई के पास क्या ओनरशिप आ गई, क्या नहीं आई अभी, क्योंकि पूरी इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं किया, अभी इसके पास केवल पोजीशन है। लेकिन इसने इसको क्या किया, जेड को सेल कर दिया। जेड को पता नहीं था कि वाई ने ये इंस्टॉलमेंट पे खरीद रखी है, तो जेड इनोसेंट बायर है, इसको भी क्या मिलेगा, बेटर टाइटल मिलेगा। इफेक्ट ऑफ ई स्टॉपल। एक कार थी, उसका ओनर था राम। कार का ओनर कौन था, राम था, लेकिन रमेश ने बेच दी कार। ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि राम और रमेश क्या है, दोनों साथ साथ खड़े थे, दोनों दोस्त थे। तो राम कह रहा था रमेश से कि मुझे कार बेचनी है, या नहीं कह रहा था, छोड़ो अपन वहाँ तक जाते ही नहीं है। रमेश ने क्या किया कि राम के सामने राकेश को कार बेच दी। तो राम वहाँ था क्या, उसके सामने हुआ सब कुछ। तो इस कंडीशन में भी जो राकेश है वो इनोसेंट बायर है, उसको बेटर टाइटल मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर की बात अपन आगे करेंगे पूरी तरीके से। अनपेड सेलर ने क्या है, जो ओरिजिनल बायर था, मतलब जो उसका पहला बायर था,
अनपेड सेलर क्या है कि अभी उसको पूरा पैसा नहीं मिला है, तो उसके पास राइट होता है अपनी जो भी चीज़ है उसको बेचने का, गुड्स को। तो उसने सेकंड बायर को क्या कर दिया, उसको बेच दिया जो भी गुड्स थी, तो इसको बेटर टाइटल मिलेगा क्योंकि अनपेड सेलर के पास क्या है, राइट है उसको बेचने का। वो आगे अनपेड सेलर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस एक्ट का अब बहुत छोटा सा पार्ट बचा है। अनपेड सेलर हैं, बायर्स के क्या अधिकार है, सेलर के क्या अधिकार हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें आगे बची हुई हैं। तो ये आगे अपन बात करेंगे। आज अपन यहाँ इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस चैप्टर को देखिए, इसमें सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन भी आपको याद करने पड़ेंगे, सेक्शन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और कैसे याद करेंगे इसको, एग्जाम्पल से याद करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से ये आसानी से समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का आज अपना क्या है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आगे अपन अनपेड सेलर और जो कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।